नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं देश विदेश की तमाम खबरों के साथ। चर्चा करेंगे देश में क्या कुछ घट रहा है। आजकल देश में एक नए संक्रमण ने अपने पांव पर फैलाने शुरू कर दिए हैं, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या है ब्लैक फंगस, किस तरह की बीमारी है ये और लोगों को किस तरह से ये नुकसान पहुंचा रही है, इस पर एक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे सरकारी ऐलानों का, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों का, पर्यावरण का, शेयर मार्केट का और बॉलीवुड की खबरों का भी। आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। क्या कुछ है आज खास हमारे समाचार में। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। काशी के डॉक्टरों से बात करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी, बोले इस वायरस ने हमारे कई अपनों को छीना है। जम्मू कश्मीर में मिला ब्लैक फंगस का पहला केस, जम्मू मेडिकल कॉलेज में मरीज एडमिट। नवनीत कालरा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 2 दिन पहले दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग में केस। दिल्ली में ब्लैक फंगस के अभी तक 197 मामले सामने आए, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। यूपी के सीएम योगी आज सभी जिलाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे वर्चुअल मीटिंग। रेप केस में पत्रकार तरुण तेजपाल को बड़ी राहत, 8 साल बाद गोवा की सेशन कोर्ट ने किया बरी। यौन शोषण केस, कोरोना संक्रमित आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज। मुंबई के बार्ज P305 के डूबने से लापता क्रू मेंबर का रेस्क्यू जारी, अब तक 49 शव बरामद किए गए। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 269 अंकों की उछाल के साथ खुला। देश में कोरोना के 2.59 लाख से अधिक नए केस, 24 घंटों में 4209 लोगों ने जानें गंवाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान, कोटमी जंगल में 6 नक्सली ढेर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज जाएंगे रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, तूफान से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। केरल में विभागों का बंटवारा, बीना जॉर्ज को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय, मोहम्मद रियाज बने पीडब्ल्यूडी मंत्री। पंजाब के मोगा में हुए मिग 21 क्रैश में पायलट अभिनव की मौत, वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे पहुंचे नागालैंड के दीमापुर, सेना की तैयारियों का लेंगे जायजा। एमपी के इंदौर में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में 937 नए केस, 8 मरीजों की गई जान। असम में कांग्रेस ने देवव्रत सैकिया को बनाया विधानसभा में विपक्ष का नेता। दिल्ली कोर्ट ने नवनीत कालरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस रिमांड बढ़ाने से किया इनकार। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने भ्रष्टाचार मामले में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को नोटिस जारी किया, 26 मई को पेश होने को कहा। 5G से कोरोना होने की अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश हरियाणा सरकार ने दिए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 29,911 नए केस सामने आए, 738 लोगों ने जानें गंवाई। यूपी जस्टिस संजय यादव बने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया। लखनऊ बाबरी मस्जिद केस में वकील रहे जफर याब जिलानी को ब्रेन हैमरेज के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। तमिलनाडु सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज घोषित किया। 5 करोड़ टीकों के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया, लेकिन निर्माताओं से नहीं मिला रिस्पॉन्स, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट ने की केमिस्टों के लिए टीकाकरण की मांग। भारत को G7 स्वास्थ्य मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया यूके सरकार। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे, सीएम अरविंद केजरीवाल। टूल किट विवाद पर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करने की मांग। आइए चर्चा कर लेते हैं एक नए दुश्मन जो अभी
कुछ दिनों से हाल ही में भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस और कैसे इसकी पहचान की जाए, इससे बचने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाए, इस पर एम्स ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे और कैसे इनसे बचा जाए, इस बात पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं ब्लैक फंगस आखिर इसकी पहचान कैसे हो, इस संक्रमित होने से बचने के लिए क्या कदम उठाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश में ब्लैक फंगस का खतरा बहुत बढ़ गया है और कई राज्यों में ब्लैक फंगस ने कई मरीजों की जान तक ले ली है। ब्लैक फंगस रोग के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिनके जरिए रोगी में ब्लैक फंगस संक्रमण की पहचान की जा सकती है और साथ में यह भी बताया है कि ब्लैक फंगस होने पर रोगी क्या कदम उठा सकते हैं। ब्लैक फंगस होने का लक्षण क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या लक्षण है। अगर किसी को ब्लैक फंगस का संक्रमण हो जाता है तो किन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति संक्रमित हो गया है। पहली बात करते हैं इसमें ब्लैक फंगस संक्रमित होने का क्या है लक्षण। वो है नाक से काला द्रव या खून की पपड़ी निकलना। दूसरा है नाक का बंद होना, आंखों के आसपास सूजन आना, धुंधला दिखना, आंखें लाल होना, आंखों की रोशनी जाना, आंख खोलने और बंद करने में परेशानी महसूस करना, चेहरा शून्य हो जाना, चेहरे में झुरझुरी महसूस करना, मुंह खोलने या किसी चीज को चबाने में परेशानी होना। एम्स के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्लैक फंगस के लक्षण जांचने के लिए लगातार अपने चेहरे का निरीक्षण करते रहें और देखते रहें कि चेहरे पर कोई सूजन, खासकर नाक, आंख या गाल पर तो नहीं है या फिर किसी भाग को छूने पर दर्द तो नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर दांत गिर रहे हों या मुंह के अंदर सूजन या काला भाग दिखे तो आप सतर्क हो जाएं। ऐसे कोरोना मरीज जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता, कैंसर का भी उपचार करा रहे हों या अन्य किसी रोग से वो ग्रसित हों, उनको भी इस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। अब आइए जान लेते हैं कि सरकारी ऐलानों में क्या कुछ सरकार ने किए हैं। क्या अप्रेजल प्रोसेस को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उस पर जान लेते हैं। अप्रेजल प्रोसेस दरअसल 31 दिसंबर 2021 से पहले कर लिया जाएगा पूरा, ऐसा सरकार ने कहा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेडिंग यानी डीओपीटी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इन कैडर्स के ग्रुप ए, बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए अप्रेजल डेट को आगे बढ़ाया गया है। साथ ही बताया कि अप्रेजल से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं 31 दिसंबर 2021 से पहले ही पूरी कर ली जाएंगी। अप्रेजल की नई डेडलाइन सभी मौजूदा कर्मचारियों और 28 फरवरी 2021 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को 31 मई 2021 तक उपलब्ध होंगे अप्रेजल फॉर्म। कार्मिक विभाग ने बताया कि बढ़ाई गई अवधि के मुताबिक अब CSS, CSSS और CSCS कैडर के ग्रुप A, B और C के कर्मचारियों के लिए अप्रेजल फॉर्म 31 मई 2021 तक उपलब्ध होगा। वहीं कर्मचारी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 30 जून 2021 से पहले सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। जैसा कि सरकारी ऐलान में कहा गया कि सरकारी कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि सरकार ने इस अप्रेजल फॉर्म को भरने की तारीख को बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए किया सरकार ने क्योंकि कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर है उसके कारण जो हालात बने हुए हैं, इस हालात को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए सेल्फ अप्रेजल फॉर्म जमा करने की अवधि सरकार ने बढ़ा दी है। कार्मिक विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लर्कियल सर्विस के ग्रुप ए, बी व सी के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह अप्रेजल डेट बढ़ाया गया है। आइए नजर डाल लेते हैं शिक्षा जगत में कई राज्य सरकारों ने 10वीं बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। आखिर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ा फैसला लिया है और 10वीं के बोर्ड एग्जाम को
रद्द कर दिया है। जानते हैं बारी बारी से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सीबीएसई के अलावा देश के 8 राज्यों में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में रद्द की गई 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं के विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया गया है। इस बार किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया गया। अभी तक छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसने रद्द की गई 10वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे 100% पास प्रतिशत के साथ घोषित किए हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं छत्तीसगढ़ के अलावा जिन्होंने 10वीं की परीक्षा को रद्द किया है। नजर डालते हैं पंजाब ने क्या कुछ किया है। इसमें कोरोना के मामलों के कारण पंजाब सरकार ने 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार पंजाब में 10वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मई 2021 से निर्धारित की गई थी। अब 10वीं के सभी विद्यार्थियों को प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त नंबरों के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, उनको मूल्यांकन के आधार पर मार्कशीट जारी कराएगी। तीसरे जो राज्य है जिसने 10वीं की बोर्ड परीक्षा की वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सबसे पहले फरवरी 2021 में ही 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी। राज्य में 10वीं के साथ कक्षा 9 और 11वीं की भी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 10वीं के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने का फैसला किया गया है। वहीं तेलंगाना ने भी कोरोना मामलों के कारण कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। जम्मू और कश्मीर में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। प्री बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पास कर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। बता दें कि 10वीं बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल 2021 में आयोजित होनी थी, जिसे कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र से भी एक खबर आ रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण महाराष्ट्र में भी 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पिछले दिनों महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसकी घोषणा की थी। उत्तराखंड में भी कोरोना मामलों के कारण 12वीं की बोर्ड परीक्षा को स्थगित करने के साथ 10वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई 2021 से 22 मई 2021 के बीच होनी थी। पिछले दिनों राज्य के स्कूल और संस्कृत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जो छात्र कक्षा 10 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वह बाद में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के साथ उपस्थित हो सकते हैं। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। वहीं हरियाणा राज्य ने भी कोरोना के कारण 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया है। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 22 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक निर्धारित की गई थी। आइए नजर डाल लेते हैं पर्यावरण में आज सबसे बड़ा संकट क्या है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हैं उन्हें मुख्य रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। लाखों लोगों ने इस कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अपनी जानें गंवाई हैं और उन मरे हुए लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी चीज की आई तो वो थी ऑक्सीजन का संकट। यानी वातावरण में ऑक्सीजन कहां से आते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण जो है उसमें पौधों का एक अहम रोल है, एक मुख्य भूमिका निभाता है ऑक्सीजन के जनरेशन में। पर्यावरण में पौधों का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनसे न सिर्फ हमें खाने की चीजें मिलती हैं बल्कि वातावरण में जो प्राणवायु है ऑक्सीजन वो पर्याप्त मात्रा में पौधे ही हमें उपलब्ध कराते हैं। जितने पौधे होंगे ऑक्सीजन का स्तर वातावरण में उतना बेहतर होगा। आज की जो औद्योगिक क्रांति है उसमें वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है। उसका कारण है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं और हमारा ध्यान जो है भौगोलिक चीजों की तरफ, भौतिक चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ती जा रही है और प्राकृतिक चीजों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। सांसों का संकट उत्पन्न होने की मुख्य वजह है पेड़ पौधे का कम होना, साथ ही साथ ये वायरस संक्रमण का होना जिससे मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं।
आइए जान लेते हैं क्या कुछ है पर्यावरण के अंदर, या देश में कौन से ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण के संरक्षण में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, या इन दिनों पर्यावरण को बचाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि जो बेगुनाह मासूम लोगों की मौतें हो गई हैं उन मौतों से आगे सबक लेते हुए ऐसा अब न हो, इस पर क्या कुछ वो करने वाले। सांसों के संकट को दूर करने के लिए आगे आए 40 पर्यावरण प्रेमी और इस तरह बढ़ा रहे हैं वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर। यह शहर के पर्यावरण प्रेमियों का एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा है, ताकि पर्यावरण शुद्ध हो सके, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। कोरोना काल में सांसों पर छाए संकट ने इनके मिशन को मानो रफ्तार दे दी हो। जी, हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के पर्यावरण प्रेमियों की एक टोली की। यह टोली 100% ऑक्सीजन देने वाले पीपल के पौधे लगाने के अभियान में शिद्दत से जुटी हुई है। उधर बियावानों में, घरों के अहाते में व मैदानों में भटक कर पीपल के उगे पौधों को एकत्रित कर रही हैं, फिर इकट्ठा कर उन्हें चौराहे या सार्वजनिक स्थानों पर लगा रही हैं। अब तक जिले के कुल कई जगहों पे इन लोगों ने पीपल के पौधे लगाए हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि पीपल का भारत में एक धार्मिक कारण भी है, जिस वजह से इनको पूजा जाता है, और उसका मुख्य कारण यह है कि पीपल 24 घंटे हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि गोपालगंज के युवा या 40 जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो जगह जगह पर पीपल के पौधे लगाकर वातावरणीय ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने का अभियान चला रहे हैं। आइए अब नजर डाल लेते हैं एक बार कमोडिटी बाजार के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल है, ये देख लेते हैं। जैसे सोने में कमोडिटी मार्केट के अंदर थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। MCX पर सोना 48,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब कारोबार कर रहा है। अमेरिका के अच्छे रोजगार आंकड़ों से दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध विराम से कमजोरी देखने को मिल रही है। महंगाई को लेकर चिंता से निचले स्तर पर सपोर्ट तो बना हुआ है, लेकिन डॉलर में कमजोरी के कारण गिरावट सीमित हो रही है। चांदी में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। MCX पर चांदी 72,000 रुपये प्रति 1 किलोग्राम के नीचे फिसल गई। मेटल्स में करेक्शन से चांदी में कमजोरी आई है। डॉलर में कमजोरी के कारण निचले स्तर पर थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें शेयर मार्केट की, तो आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार में जोरदार बढ़त देखी गई और यह हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 975.62 अंक यानी 1.97% ऊपर 50,540.48 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी की बात करें तो 269.25 अंक यानी 1.81% की तेजी के साथ 15,175.30 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह BSE सेंसेक्स में 473.92 अंक यानी 0.96% की गिरावट दर्ज की गई। आइए नजर डाल लेते हैं क्रिकेट की खबर पर भी। क्रिकेट में क्या कुछ खास है, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के नए हेड कोच बनाए गए हैं। लगभग 7 साल बाद वो भारतीय सीनियर टीम से जुड़ने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में श्रीलंका दौरे के लिए तैयार है। श्रीलंका के दौरे पर भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ टीम इंडिया की कोचिंग का जिम्मा संभालेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच जुलाई में 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी NCA के प्रमुख द्रविड़ भारत ए और अंडर 19 टीमों के कोच रह चुके हैं। सीनियर टीम के साथ द्रविड़ दूसरी बार जुड़ने जा रहे हैं। इससे पहले वह साल 2014 में इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के बल्लेबाजी सलाहकार बनकर गए थे। एक अधिकारी ने ANI को बताया, टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ UK में होगा और यह सबसे अच्छा है कि युवा टीम को द्रविड़ का मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि वह पहले ही लगभग सभी भारतीय A खिलाड़ियों के साथ काम कर चुके हैं। इससे युवा खिलाड़ियों को एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा।
द्रविड़ 2016 से 2019 तक इंडिया ए और अंडर 19 टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और उनके कोच रहते ही भारत की अंडर 19 टीम 2016 में विश्व चैंपियन बनने से एक कदम पीछे रह गई थी। भारतीय टीम 5 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी, जहां पर 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 13 जुलाई, दूसरा 16 जुलाई और तीसरा मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। T20 सीरीज का पहला मैच 22 जुलाई, दूसरा मैच 24 जुलाई और तीसरा मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा। सभी मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे। श्रीलंका दौरे के समय विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी उपस्थित नहीं होंगे। आइए नजर डाल लेते हैं अब सिनेमा जगत के खबरों में क्या कुछ चल रहा है। अजय देवगन की नई फिल्म मैदान आने वाली है और उस पर चर्चा ये गर्म हो गई है कि क्या यह फिल्म भी सलमान खान की फिल्म की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा। लोगों ने कहा कि अजय देवगन की मैदान भी राधे की तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। ये सवाल है, इस पर जो फिल्म के मेकर्स हैं, जो प्रोडक्शन हाउस है, उसने इसका सच बताया है कि क्या वाकई में यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगी या नहीं। जिस तरह की सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड वाई के पे पर वैल्यू के आधार पर रिलीज होने के बाद इंडस्ट्री में इस बात की कयास तेज हो गई है कि मौजूदा हालात में क्या दूसरे निर्माता भी अपनी फिल्मों को लेकर इसी मॉडल को अपनाएंगे। अजय देवगन की फिल्म मैदान को लेकर भी इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि फिल्म पे पर रिव्यू के आधार पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा सकती है, मगर इसे निर्माताओं ने सिरे से खारिज कर दिया है। मैदान एक स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म है जिसका निर्माण बोनी कपूर, आकाश चावला और अरुणाव जॉय सेनगुप्ता ने किया है। मेकर्स ने गुरुवार को एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया, मैदान को पे पर व्यू के आधार पर रिलीज करने के लिए फिलहाल किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बात नहीं चल रही है। फिलहाल हमारा ध्यान सभी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए फिल्म को पूरा करने और सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने की ओर है। बता दें कि अमित आर शर्मा के निर्देशन में बन रही मैदान फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक है। अजय देवगन की यह पहली स्पोर्ट्स फिल्म है। मैदान की कहानी 1952-62 के बीच भारतीय फुटबॉलर के सुनहरे दौर में की गई है। रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए, नई ताजा तरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल से जुड़े हुए कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।